ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 19वीं कड़ी बुजुर्ग और कानूनी सलाह। आज के विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष लोहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार। कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं मैं कनकलता और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। भारतीय संस्कृति में माता पिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। माँ को ममता का सागर और पिता को खुशियों का भंडार कहा जाता है। माता पिता को वंदनीय माना जाता है। यही कारण है कि हमारे दिन की शुरुआत ईश्वर के साथ माता पिता की वंदना से होती है। एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, तेरी एक झलक में जान लिया मैंने मुझे। तेरा श्रोताओं, इंसान की जिंदगी में बचपन और बुढ़ापा ये ऐसे पड़ाव होते हैं जब इंसान को प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माँ के त्याग के सामने हम कभी-कभी पिता के उत्तरदायित्वों के बोझ को हल्का समझ बैठते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि पिता के रहते हुए घर में कोई गम नहीं है। अगर माँ अतुलनीय है तो पिता भी कम नहीं है। हमारे देश में बुजुर्गों को आंगन में खड़े उन पेड़ों की तरह माना जाता है जिनकी छांव में खेलकर बच्चे फलते फूलते और बड़े होते हैं। लेकिन कनकलता जी, अक्सर देखने में आता है कि बच्चे बड़े होकर अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं। वे माँ बाप को उन्हीं की संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें वृद्धाश्रम की 4 दीवारी में रहने को मजबूर कर देते हैं। बुजुर्गों को इन सब से बचाकर सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जानकारी के अभाव में हमारे कई वरिष्ठ नागरिक इनका लाभ नहीं ले पाते। परिणाम ये होता है कि उन्हें कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को उपयोगी कानूनी जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दिल्ली हाई कोर्ट के अनुभवी अधिवक्ता श्री आशुतोष लोहिया जी को। एडवोकेट आशुतोष लोहिया, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अधिकतर श्रोताओं का सबसे पहला सवाल यही है कि बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले माता पिता को सम्मानजनक बुढ़ापे के लिए कानून में क्या व्यवस्था की गई है ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अशोक जी, देखिए, इस विषय पर सरकार ने कई व्यवस्था की हुई है। अभी बहुत रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा जो है एक अधिनियम जारी हुआ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 जी। उसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं 2009 में। लेकिन इससे पहले भी, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर इस तरह के मामले पहले भी आते रहे, जब बहुत अफसोस की बात कहेंगे कि कुछ लोगों ने अपने माँ बाप को या वरिष्ठ नागरिकों को जो है सड़कों पर छोड़ दिया, अपनी जिम्मेवारी से वो भागे। तो उस समय कोर्ट ने, बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 होती है, धारा 125 सीआरपीसी की, उसके तहत ये कह दिया था कि ये बहुत ही आवश्यक है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को एक मेंटेनेंस, एक जीवन यापन के लिए एक राशि जरूर देंगे। तो सेक्शन 125 में हमें एक अधिकार है कि हम कोर्ट में जाकर के, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में हम जाकर के अपने लिए मांग सकते हैं, एक मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और उसमें कानूनन बच्चों को देना पड़ेगा कुछ न कुछ पैसा, पहली बात।
दूसरे हिंदुओं के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है और उसमें ये माना गया है कि मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है बच्चों का, जो हिंदू बच्चे हैं उन लोगों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना एक बहुत जरूरी आवश्यक है। उसी के तहत हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी अगर माँ बाप चाहे तो वहां पर उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहां पे उनके पास जाकर के वो उनसे पैसे ले सकते हैं कोर्ट में। उसके लिए उनको अडॉप्शन मेंटेनेंस कोर्ट होती है, वहां एक याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तीसरा मैंने आपको अभी बतलाया वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो होते हैं 2007, उसके अंदर उनके पास प्रावधान है। क्या इस कानून का लाभ सौतेले माता पिता को भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इस अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके अंदर सौतेले माँ बाप, जिनको कि हम अडॉप्टिव पेरेंट्स भी बोल सकते हैं या स्टेप पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, स्टेप पेरेंट्स को भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों से मांग सकते हैं। इसमें अलग अलग धाराएं होती हैं। उन धाराओं के तहत आप जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर कोई, बल्कि इसमें मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई सौतेली माँ है या कोई ऐसी महिला है जिनके बच्चे ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन यापन के लिए मेंटेनेंस मांग सकते हैं। जिनके अपने या गोद लिए बच्चे नहीं है, मतलब अपने भी नहीं है और गोद भी उन्होंने नहीं लिया, तो उनकी सुरक्षा के लिए कानून में कोई व्यवस्था है? जी, जो एक्ट है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में भी, जो भी आपके रिलेटिव होते हैं, अगर आपके कोई बच्चे नहीं है लेकिन आपके पास कुछ जायदाद है, कुछ प्रॉपर्टी है और आपकी नेचुरल लाइन ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर अगर वो व्यक्ति आपकी मृत्यु के पश्चात आपकी प्रॉपर्टी को पाने वाले हैं, आपकी संपत्ति को पाने वाले हैं, तो आप कोर्ट में जाकर के उनसे अपने जीवन यापन के लिए आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं, आप सुरक्षा मांग सकते हैं। वकील साहब, अब बात आती है संपत्ति की। संपत्ति दो तरह की होती है, एक पैतृक संपत्ति जो पुरखों से मिलती है और एक संपत्ति जो व्यक्ति खुद अर्जित करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरखों से मिली पैतृक संपत्ति के बारे में इस कानून में क्या व्यवस्था है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात कही। दो तरह की प्रॉपर्टीज लॉ में रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं, दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम अर्जित संपत्ति कह सकते हैं। जो पैतृक संपत्ति है इसमें आपके जो पर्सनल लॉज होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। मुस्लिम्स के लिए क्योंकि अभी तक हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तो इसीलिए हिंदू लॉ जो होता है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर गवर्न होता है और जो मुस्लिम्स हैं उनका पर्सनल लॉ होता है, तो वो उसमें एक वक्फ बनाने का प्रावधान है और वक्फ बन करके जो पैतृक संपत्ति होती है उसको उसी तरह से एक लाइन ऑफ सक्सेशन में आगे फॉलो किया जाता है। हिंदुओं के लिए जो पैतृक संपत्ति है उसमें प्रावधान है, अगर आपने उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कैटेगरी में लिया हुआ है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें भी हमारे यहाँ लॉ में कई सारी चीजें होती हैं, मिताक्षरा दया भागम, बट उसमें हमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात अगर हम समझें तो जो भी एचयूएफ प्रॉपर्टी होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो विधवाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो आश्रित हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं या जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है, कुंवारी महिलाएं हैं परिवार के अंदर, उनके लिए प्रावधान रखा जाता है कि उनको उस संपत्ति में से, पैतृक संपत्ति में से विशेष तौर पर उनका ख्याल रखा जाए, उनको जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पैसे मिलते रहें। अगर ऐसी कुंवारी महिला वो अपने पैरों पर खड़ी है तो क्या उसे भी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिल सकता है? जी, अब जो नया कानून है उसमें कुंवारी महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है जो कि पुरुषों को मिला करता था। इसमें अभी हाल फिलहाल ही कुछ वर्ष पहले ही सरकार ने अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो भाई होते हैं, वो बहनें जो कुंवारी हैं पर वो अपने पैरों पर खड़ी, तो उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते और बहनें इसलिए नहीं बोलती कि उन्हें लगता है ऐसे उनके संबंध खराब होंगे भाइयों के साथ। पर जो मजबूर है, जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि उन्हें पैतृक संपत्ति की जरूरत है, तो वो इसके लिए अदालत जा सकती हैं। हाँ, देखिए, ये दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इनमें अब जो कानून है, आप शादीशुदा हैं या आप अविवाहित हैं, महिला हैं, तो आपको अपने माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। जो भी आपके भाइयों को मिलेगा वही बहनों को भी मिलेगा, उतना ही अधिकार है उनको। जो आपने बात कही कि कई बार महिलाएं जो हैं वो रिश्ते खराब ना हो, इस वजह से नहीं जाती हैं कोर्ट में, ये सत्य है। और इसमें कहीं एक हद तक ये सोच भी होती है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं, खासतौर से विवाहित महिलाएं, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको ये जताया जाता है या महसूस कराया जाता है कि तुम्हारी शादी के समय पर
माँ बाप ने अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया है, तो तुम्हें अपनी संपत्ति का हिस्सा मिल गया है, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे कहूंगा कि ये एक पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है। इस सोच से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की अर्जित संपत्ति को अपने बच्चों को न देकर किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकता है? जी, ये हमारे यहाँ कानून में इसकी पूरी छूट है कि जो भी व्यक्ति अपनी किसी भी संपत्ति को, अर्जित संपत्ति को, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, वो अगर चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि वो अपनी वसीयत लिखें। अगर वो वसीयत नहीं लिखेंगे तो बिना वसीयत के जो प्रॉपर्टी है वो फिर नेचुरल लाइन ऑफ सक्सेशन एज पर योर पर्सनल लॉ, तो जो भी आपके व्यक्तिगत कानून आपके ऊपर लगते हैं उसके जो भी अधिनियम हमारे ऊपर लागू होंगे उसके हिसाब से, जैसे मुस्लिम्स में वक्फ लॉ आ जाता है और हिंदुओं में हमारे यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, उसमें क्लास 1 एयर्स होते हैं, क्लास 2 एयर्स होते हैं। उत्तराधिकार के लिए उसमें फिर वो प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगा। और यहाँ पर मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को लगता है कि हम बहुत लंबी आयु जीने वाले हैं, अभी तो बहुत समय है, तो वसीयत की अभी क्या जल्दी है, और अभी तो मैं केवल 35 का हुआ हूं या 40 का हुआ हूं या 45 का हुआ हूं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से कोविड के समय में, हमने देख लिया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और कोविड के बाद तो मैं सभी को बल्कि इस चीज के लिए प्रेरित करता हूं, एनकरेज करता हूं कि जब आप 40 वर्ष की आयु को पार कर जाएं तो आपको इमीडिएटली अपनी वसीयत लिख डालनी चाहिए। आप चाहें तो वसीयत को बाद में बदल भी सकते हैं। कितनी बार बदल सकते हैं? आप अपनी वसीयत को जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। आप चाहें तो केवल छोटा मोटा संशोधन कर दें, वसीयत को वैसा का वैसा रखें। तो संशोधन करने के लिए उसको कोडिसिल कहा जाता है, यू कैन राइट अ कोडिसिल। अलावा इसके आप वसीयत को भी अगर चाहें तो पूरी तरह से बदल सकते हैं। और वसीयत लिखने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? वसीयत की प्रक्रिया बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सामान्य है। और कोविड के समय में मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए, मेरे मुवक्किल थे जो कि अस्पताल में थे या क्वारंटीन में थे और उनको जीवन का कोई भरोसा नहीं था अपने, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त आपको विटनेस भी नहीं मिलते अपनी वसीयत के ना, तो मैंने उनको यही कहा कि आप अपनी कोई भी सादा कागज पे वहां पे अपनी वसीयत लिख डालिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपनी वसीयत पूरी तरह से लिख दीजिए। और आपके पास फोन है, फोन पे आप वीडियो बना करके उस वीडियो को सेंड कर दीजिए, कम से कम 2 लोगों के पास वो वीडियो से आप सेंड कर दीजिए, ताकि वो आपके गवाह बन जाएं, वो आपके विटनेसेस बन जाएं आपकी वसीयत के। और वीडियो कॉल पे भी आप लोगों को बता सकते हैं कि मेरी ये वसीयत है, मैं ये चाहता हूं अपनी वसीयत। क्या इसे रजिस्टर भी कराया जा सकता है? इनफैक्ट वसीयत को रजिस्टर करा ही लेना चाहिए। वसीयत को, मेरा जो है सभी को ये रिकमेंडेशन होता है कि आप अपनी वसीयत को जरूर रजिस्टर कराएं। वसीयत अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो मान्य है, ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो मान्य नहीं होगी, लेकिन अगर रजिस्टर्ड होगी तो उसको एक ऊंचा पायदान मिलेगा। इट विल ऑलवेज बी एट अ हायर फुटिंग। वकील साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। हमारी बात चल रही थी पैतृक संपत्ति की और अर्जित संपत्ति की। हमने आमतौर पर देखा है समाज में कई बार बच्चे बुजुर्गों की परवाह नहीं करते। ऐसे स्थिति में क्या हमारे बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक अपनी पैतृक संपत्ति से भी अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं? देखिए, पैतृक संपत्ति जहां तक सवाल है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से बेदखल करना संभव नहीं है, क्योंकि कानूनन जो बच्चा, जो भी उसकी दादा इलाही प्रॉपर्टी होती है, 3 जनरेशन्स के बाद वो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति बन जाती है। और पैतृक संपत्ति को हम चाहे तो विभाजन कर सकते हैं, मांग सकते हैं। कोई भी बच्चा उसमें अपना एक अधिकार मांग सकता है, बशर्ते कि उसको पैतृक संपत्ति घोषित कर दिया गया हो। लेकिन इसमें कानून के बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से दावपेच होते हैं, बहुत से इसमें कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो अगर पैतृक संपत्ति को बाद में बच्चों ने तकसीम कर दिया है आपस में, तो तकसीम मतलब उसका छोटा मोटा कोई विभाजन हो चुका है, तो उसके बाद वो पैतृक संपत्ति नहीं रहती, फिर वो अर्जित संपत्ति बन जाती है। वकील साहब, बल्लभगढ़ हरियाणा के हमारे एक श्रोता हरि सिंह ने लिखा है कि उन्होंने अपने 3 बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया है और वे सभी अब आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन अब उनके बच्चों और पत्नी ने उन्हें उनके बनाए मकान से ही बाहर निकाल दिया है। क्या अपने बच्चों से वे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? निस्संदेह ले सकते हैं। उनको इस विषय में न्यायालय में एक याचिका दायर करनी होगी, एक वाद जिसको हम कहते हैं, मुकदमा, वो डालना होगा। इसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो किसके नाम से ली गई है वो प्रॉपर्टी। इसमें भी कई बार ये प्रश्न भी मेरे पास आता है, कुछ बुजुर्ग या वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं जो कि प्रेमवश प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम में ले लेते हैं,
या अपनी पत्नी के नाम में ले लेते हैं या किसी भाई के नाम में ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें जो है जायदाद से बाहर निकाल दिया गया है या बेदखल कर दिया गया है और अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई जायदाद किसी और व्यक्ति के नाम में भी ले ली है, किसी भाई के या किसी पुत्र के या बच्चों के नाम में लिए, तो आपको उसमें से बेदखल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक हमारे यहाँ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है जिसमें अभी कुछ समय पहले ही संशोधन भी किया गया है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर आप फाइड्यूशरी कैपेसिटी में, अगर आप किसी विश्वास के तहत अगर आपने कोई जायदाद किसी और व्यक्ति के नाम में ली है तो आप उसमें पूरा अधिकार रखते हैं और आप उस संपत्ति को वापस मांगने का भी अधिकार रखते हैं। तो जो बल्लभगढ़ के हमारे श्रोता हैं उनको आप बता सकते हैं कि वो किसी अच्छे वकील से, किसी अच्छे अधिवक्ता से अपने आसपास जरूर इस विषय में परामर्श करें और उनकी संपत्ति वापस मिल सकती है, और कुछ नहीं तो उनको मेंटेनेंस जरूर मिल सकता है। कई बार ये देखा गया है कि जो अति धनाढ्य होते हैं लोग, वे अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जी। और कई बार उनके बच्चों को भी इसकी जानकारी नहीं होती और मृत्यु के बाद जब उन्हें पता चलता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों से संपत्ति लेकर अपने नाम करना। तो कोई रास्ता है इसके लिए? हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो जैसा मैंने आपको बताया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट होता है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर आपने किसी और व्यक्ति के नाम में ली है, बशर्ते कि वो आपका रिश्तेदार हो या आपकी उसके साथ फाइड्यूशरी कैपेसिटी, एक हमारे यहाँ लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, कानून की एक संज्ञा है। अगर फाइड्यूशरी कैपेसिटी आप एस्टैब्लिश कर देते हैं, साबित कर देते हैं, तो वो जायदाद आपको वापस मिलने का अधिकार है, नंबर एक। दूसरे, अगर वो ये साबित कर देते हैं कि ये जायदाद खरीदी गई थी, इसके जो पैसे दिए गए वो पिता के अकाउंट से दिए गए, और इसके लिए फिर उसमें बहुत सारे हमें जो है तर्क वितर्क भी होते हैं, तर्क हमें देने पड़ते हैं और बहुत सारी हमें एविडेंसेस देनी पड़ती हैं। अगर हम गवाह और सबूत ला सकते हैं ये दिखाने के लिए कि जायदाद जो खरीदी गई थी वो बच्चों के लिए ही खरीदी गई थी, ना कि उस व्यक्ति के लिए जिसके नाम में वो है, तो ये भी देखा जाता है कि मंशा क्या थी। जब आप खरीदते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट क्या थी, आपकी मंशा क्या थी। आप जब किसी जायदाद को खरीद रहे हैं, अगर वो खरीद ही किसी और व्यक्ति के नाम में रहे हैं, उन्हीं के लिए खरीद रहे हैं, तो आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन आपने खरीदी है किसी और के नाम में और इस उद्देश्य से खरीदी है कि बच्चों के लिए मिले, तो फिर आप उसको वापस पा सकते हैं। अगर अपने जीवन काल में वो व्यक्ति चाहता है कि नहीं, अब वो प्रॉपर्टी जो है वो उस रिश्तेदार से लेकर के मैं अपने बच्चों के नाम फिर तो और आसान हो जाएगा, और भी आसान। अगर उसके जीवन काल में हो रहा है तो फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि उसको ये सबूत ही पेश करने हैं कि ये जायदाद जो खरीदी गई थी किस कारण से खरीदी गई थी। कि वो काले पैसे से न खरीदी गई हो। हाँ, अगर आप दिखा सकते हैं कि आपने पैसे अपने अकाउंट से दिए हैं तो आप उस जायदाद को वापस ले सकते हैं। हमारे श्रोता कार्यक्रम में जानकारियों के साथ साथ गाने सुनने को भी उत्सुक रहते हैं, और आशुतोष जी, जैसा कि हमें पता चला कि आपका रेडियो से गहरा नाता रहा है, तो हम आपकी पसंद का कोई गाना सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को। धन्यवाद कनकलता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा रेडियो से बहुत पुराना नाता है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच वापस आकर के। मैं बहुत सारे गाने पसंद करता हूं, मैंने बहुत सारे गाने खुद भी बजाए हैं श्रोताओं के लिए। आज मैं अपनी पसंद से श्रोताओं के लिए एक गीत है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, आनंद फिल्म का।
में हमारे साथ हैं अधिवक्ता आशुतोष लोहिया और इनसे हम बुजुर्गों के लिए उपयोगी कानूनी जानकारी ले रहे हैं। वकील साहब, कई बार बुजुर्गों को अपनी संपत्ति के बारे में जो परेशानी होती है उसकी वो शिकायत करना चाहें तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहें? देखिए, इसके लिए कानून में कई व्यवस्थाएं की गई हैं ऑलरेडी। इसके लिए या तो वो अपने इलाके के एसडीओ एसडीएम के पास जा सकते हैं। डीएम और एसडीएम के पास शिकायत दर्ज होती है वरिष्ठ व्यक्ति अधिनियम के तहत। इसके अलावा डीएलएसए होता है, एक दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो दिल्ली में है, दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण, और ऐसे ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी है। इन दोनों के तहत अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो इधर अप्रोच करके उनको वहां से कानूनन सहायता मुफ्त प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी कई जो है सेवाएं हैं, जिसके तहत बहुत सी जजमेंट्स भी आई हैं, बहुत से नियम हैं, अधिनियम हैं, जिनके तहत पुलिस ऑफिशियल्स को ये आदेश जारी किए गए हैं कि वो समय समय पर जितने भी उनके इलाके के सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी एक सूची बनाएं, उनको जाकर के समय समय पर मिलते रहें, उनसे बात करते रहें और उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को समझ करके उनकी मदद करें। क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर फोन करके बुजुर्ग कानूनी सलाह ले सकें? जी, इस विषय पर डीएलएसए जो दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनकी एक स्कीम है दिलासा, और दिलासा के तहत उन्होंने एक हेल्पलाइन निकाली है 1516। तो 1516 इसको बोला जाता है, 1516। इस पर जजमेंट भी है, जस्टिस विपिन सांघी साहब की एक जजमेंट है, और भी बहुत सी जजमेंट्स हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी 2-3 जजमेंट्स हैं, अश्विनी कुमार की, एस वनिता की। उन जजमेंट्स के तहत भी हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश की गई हैं, जिस पर कि लोग फोन करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। एक और सवाल है कि बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए कई सारी चीजें होती हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक की भी अगर आपकी राशि है तो दिस कम्स अंडर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारी चल और अचल दो तरह की संपत्तियां होती हैं। अचल संपत्ति तो जो है हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, और जो चल संपत्ति होती है उसमें बैंकों की जो जमा राशि है उसको गिना जाता है। तो आप इस विषय में वसीयत भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, पर उसकी भी एक फिर प्रक्रिया है। नॉमिनेशन के बाद भी आपको पैसा मिलेगा, उसकी एक प्रक्रिया अलग होती है। अलावा इसके आप अपने, जैसा मैं लोगों को रेकमेंड करता हूं कि आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप लोग एक डिजिटल लॉकर बना सकते हैं, या अगर डिजिटल लॉकर नहीं है तो नॉर्मल लॉकर भी जो है अपनी एफडीज को, बैंक के कार्ड्स को, चेकबुक्स वगैरह को बहुत संभाल करके रखें, सहेज करके रखें, एक जगह फिक्स कर लें, वहां पर रखें उनको। और इसके विषय में संज्ञान एक व्यक्ति को जो आपके भरोसे का विश्वास पात्र हो, उसको जरूर पता उसको अवश्य बता दें, क्योंकि याददाश्त समय के साथ, एक आयु के साथ हमारी क्षीण होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। अगर हम भूल जाएं तो ये ना हो कि जो उसका असली उत्तराधिकारी है या जिसको मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाए। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट्स को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, ताकि आपके बाद वो अकाउंट से धनराशि जो दूसरा व्यक्ति है, आपका जॉइंट अकाउंट होल्डर है, वो ले सके। 2 वर्षों पहले मुझे कोविड हुआ, और कोविड के दौरान मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, तो मैंने वहां से बाहर आकर के सबसे पहला प्रण लिया था और उसको पूरा किया कि एक मैंने लिस्ट बनाई जिसमें मेरी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, और उसको अपनी पत्नी के संज्ञान में, अपने बच्चों के संज्ञान में डाल दिया, ताकि उनको पता रहे कि मेरे जो भी संपत्ति है, अगर मुझे कभी भी समय कुछ भी हो जाए तो वो लोग उसका देखभाल कर सके। और इसके अलावा आजकल जो डिजिटल फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनसे आप जरूर बच करके रहें, संभल करके रहें, क्योंकि अब सब कुछ जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होता जा रहा है, ऑनलाइन होता जा रहा है, तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। वकील साहब, कार्यक्रम का अंत हम हरियाणा गुरुग्राम के अपने कवि श्रोता यशपाल यश के संदेश से करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि बूढ़े पेड़ों को आंगन में रहने दो, फल न सही वे छांव तो अवश्य देंगे। बूढ़े माता पिता को घर में रहने दो, वे और कुछ भले ही न दे सके, लेकिन आपको उनका आशीर्वाद और आपके बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य मिलते रहेंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं साहब, और आप जो भी गीत चलाएं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरी आयु आज 50 वर्ष की होने वाली है। आज भी मेरा नियम है कि मैं सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं, और मैं आने वाली जनरेशन्स को भी ये कहना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी कहूंगा कि अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दें कि बड़ों की आशीर्वाद के बिना हम जीवन में कभी भी कोई भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जो बड़े होते हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं,
जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनसे बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं होता। कई बार उनकी दी हुई नसीहत, शिक्षा या सलाह हमें अच्छी नहीं लगती। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये शायद हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, या कोई जनरेशन गैप है, या ये जो है हमारा हित नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। हमारी तरक्की, हमारी खुशियों से सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को मिलती है तो हमारे माँ बाप को मिलती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। आशुतोष जी, आपने हमारे श्रोताओं को जो और इनसे हम बुजुर्गों के लिए उपयोगी कानूनी प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 19वीं कड़ी, बुजुर्ग और कानूनी सलाह। आज के विशेषज्ञ थे वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष लोहिया। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।